चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुणों के बारे में। तो एक एक करके इनके भौतिक गुण पढ़ते हैं। सबसे पहला भौतिक गुण है बंध ध्रुवता, बॉन्ड पोलैरिटी। क्या बोलता है बंध ध्रुवता? देखो, अगर सहसंयोजक बंध है, अगर समान यौगिकों के बीच में है, समान परमाणुओं के बीच में है अगर बंध, तो इनमें विद्युत ऋणता का अंतर 0 होगा। तो इस तरह के बंध में कोई ध्रुवता नहीं है। और अगर असमान परमाणुओं के बीच में है तो उनकी विद्युत ऋणता अगर अलग अलग होती है तो उनके बीच में विद्युत ऋणता के अंतर के कारण इनमें क्या होगी? बंध में ध्रुवता होगी। जैसे F के बीच में बंध में कोई ध्रुवता नहीं है, बट H और F के बीच में बंध में बहुत अधिक ध्रुवता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता बहुत कम है, इसकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि बंध वह बंध जिसे इलेक्ट्रॉन दो परमाणु के बीच में समान रूप से साजित रहे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। अध्रुवीय बंध है क्यों? जैसे FF का बंध अध्रुवीय है क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन समान रूप से साजित है। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ खींचा होगा, तो यहाँ डेल्टा माइनस और इधर डेल्टा प्लस होगा। तो ये तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है और ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। उसके लिए उदाहरण बोल रखा है कि H2 का बंध, इथेन में CC बंध अध्रुवीय बंध, क्योंकि विद्युत ऋणता का कोई अंतर नहीं है। और अगर अलग अलग तत्वों के बीच में होता है तो क्या होता है कि जो अधिक विद्युत ऋणी होता है उसकी तरफ भाग जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के बंध को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय बंध कहते हैं। ठीक है, ध्रुवीय बंध क्यों है? क्योंकि बंधित परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणता में क्या होता है? अंतर होता है, जिसकी वजह से बंध में ध्रुवता आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ विद्युत ऋणता का क्रम लिखा हुआ है जो आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा होगा, तो ये वाली बात तो यहाँ पे बताने की कोई खास जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। जैसे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग, द्विध्रुव आगुण। देखो, द्विध्रुव आगुण क्या है? यहाँ पर ऐसा बोला है कि अणु में दो समीपस्थ परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, समीपस्थ परमाणु का मतलब है कि ऐसे परमाणु जो आपस में बंधित है। अगर बंधित है तो उनके बीच में विद्युत ऋणता का अंतर होगा। अगर विद्युत ऋणता का अंतर है तो क्या होगा? तो बंध में ध्रुवता होगी। अब बंध की ध्रुवता को नापने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? द्विध्रुव आगुण। ये लिखा भी, एक बंध की ध्रुवणता की डिग्री को द्विध्रुव आगुण कहते हैं। कि बंध की ध्रुवणता को नाप कैसे रहे हैं? बंध की ध्रुवता को नाप कैसे रहे हैं? द्विध्रुव आगुण से। तो देखो, द्विध्रुव आगुण के बारे में आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि जो द्विध्रुव आगुण होता है म्यू, वो होता है Q इंटू डी, है ना? या फिर वो E इंटू एल से भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कि HF के बीच में बंध है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश का जो सेपरेशन हुआ है वो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा से हुआ है। इनकी जो बंध लंबाई है वो मान लीजिए D है। तो द्विध्रुव आगुण क्या होगा? Q मतलब डेल्टा इंटू डी। कि आवेश का जो सेपरेशन हुआ है, अलगाव हुआ है, वो कैसे हुआ है? इंटू डी हम लोग कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है E और L का मतलब। E और L का मतलब है, जैसे E का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ पृथक आवेश का परिमाण ESU में। अब ESU क्या होता है? जैसे E का मान आपने पढ़ा होगा, E का मान एक तो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। वैसे ही एक और होता है E का मान 10 की घात -10 ESU। ठीक है, तो ESU में भी आपको पता होना चाहिए, कूलाम में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो द्विध्रुव आगुण होता है वो होता है Q इंटू डी। Q क्या है? पृथक आवेश का परिमाण, यूनिट हमारे को ESU लिखनी है, इंटू डी है उनकी बंध लंबाई या फिर जो भी आवेश है उनके बीच की दूरी। आवेश दो थे, एक प्लस डेल्टा एक माइनस डेल्टा, इनके बीच की दूरी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है कि अगर ये ESU में हो और ये सेंटीमीटर में हो, ठीक है, तो म्यू की यूनिट क्या बन गई? म्यू की यूनिट बन गई ESU इंटू सेंटीमीटर। तो म्यू हमारे पास हो जाता है डी बाई। ठीक है, म्यू हमारे पास क्या हो जाता है? डी बाई हो जाता है। मतलब ESU इंटू सेंटीमीटर को हम डी बाई बोलते हैं, या फिर इसको हम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1 डिवाई का मतलब कितने ESU इंटू सेंटीमीटर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ये। ठीक है, द्विध्रुव आगुण की इकाई है डिबाई।
अब जैसे है ना, द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते कैसे हैं, जैसे मान लो एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, तो द्विध्रुव आघूर्ण को माइनस वाले आवेश की तरफ तीर लगाते हैं और पूंछ को ऐसे काट देते हैं। इस तरह से द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो CCl4 को कैसे दर्शा रखा है, ठीक है। CCl4 को ऐसे दर्शा रखा है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा CCl, अच्छा मैं एक चीज और करता हूँ, CCl, अब विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, Cl की, तो इस पे माइनस डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा, तो इस तरफ ऐसे आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का चिन्ह, इधर ऐसे आ जाएगा, इधर ऐसे आ जाएगा और इधर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बोला है, द्विध्रुव आघूर्ण को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसका एक सिरा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर इंगित करता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। फिर आगे बोला है आवेश और दूरी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वृद्ध हैलोजन के साथ अधिक बंध लंबाई किंतु दुर्बल विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं। संपूर्ण परिमाण इस प्रकार है कि बंध द्विध्रुव आघूर्ण निम्न क्रम में बढ़ता है, ठीक है। देखो इसने बोला है कि आवेश और दूरी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वृद्ध हैलोजन के साथ अधिक लंबाई किंतु दुर्बल विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं। कि जैसे मान लो मैं हैलोजन की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक बार I जोड़ा है, यहाँ पर Br जोड़ा है, यहाँ पर F जोड़ा है, यहाँ पे Cl। तो जैसे बंध लंबाई तो बढ़ रही है, जैसे आयोडीन के साथ सीन क्या है, आयोडीन की बंध लंबाई ज्यादा होगी इस कार्बन के साथ, बट फ्लोरीन की बंध लंबाई कम होगी, सबसे कम होगी। परंतु अगर मैं आवेश के पृथक आवेश का परिमाण देखूं तो फ्लोरीन वाले केस में सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन वाले केस में सबसे कम होगा, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो म्यू तो होता है Q इंटू डी, तो I के केस में D ज्यादा है बट Q कम है, F के केस में Q ज्यादा है बट D कम है, तो म्यू किसका ज्यादा होगा। तो इसको निकाल पाना, थ्योरेटिकली बता पाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेटा ही लिख दिया है कि सबसे ज्यादा Cl वाले का है, फिर F वाले का है, फिर Br वाले का है, फिर I वाले का है, ठीक है। मतलब आपको याद ही रख लेना है ये तो एक तरह से कि Q इंटू डी का परिमाण सबसे ज्यादा Cl वाले में ही आ रहा है, क्योंकि उसकी बंध लंबाई भी अच्छी खासी है, Q भी अच्छा खासा है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, CCl4, CHCl3, CH2Cl2 और CH3Cl में पूछा है म्यू। तो देखो CCl4 में क्या होगा, CCl4 तो कुछ ऐसा है, Cl 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 Cl, तो यहाँ पे तो क्या होंगे, चारों द्विध्रुव, चारों जो बंध के आघूर्ण है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल सममित है, चारों तरफ एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब मान लो मैं इस चार में से एक तरफ H लगा लूं और बाकी तरफ Cl, ठीक है, एक तरफ H बाकी तरफ Cl, तो यहाँ पे इसकी दिशा नीचे की तरफ, क्योंकि Cl की विद्युत ऋणता, सॉरी कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, और ये Cl की तरफ, क्योंकि Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चारों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। फिर CH2Cl2 में क्या होगा, CH2Cl2 में 2H और 2 Cl है, तो यहाँ पे 2H और 2 Cl है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। CH3Cl में कैसा है, वो कुछ ऐसा है, Cl की तरफ, फिर ये H H H, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, तो ये भी एक ही दिशा में है। अब मुद्दा ये है कि ये भी एक ही दिशा में था, ये भी एक ही दिशा में है, तो ज्यादा कौन सा होगा, तो ज्यादा वापस से वही सेम सीन कि यहाँ पे तो बंध लंबाइयां ज्यादा है और डेल्टा भी ज्यादा है, यहाँ पे कहीं पे बंध लंबाइयां कम हो गई, क्योंकि CH की बंध लंबाई उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी CCl की है। तो यहाँ पर जब हम बंध लंबाई में और डेल्टा में, मतलब Q, म्यू बराबर Q इंटू डी था, और ऐसे लोगों में कंपेयर कर रहे हैं जिसमें Q बढ़ रहा है D कम हो रहा है, दूसरे में Q कम हो रहा है D बढ़ रहा है, तो इस तरह के केसेस में हम कुछ नहीं बोल सकते डायरेक्टली, तो वहां पर आपको सीधे ऑर्डर याद ही रखने होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर आप चाहे तो याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर म्यू का
एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं निकाल सकते क्योंकि म्यू होता है Q इंटू डी। अब इनमें ऐसा है कि किसी में Q बढ़ रहा है तो D कम हो रहा है, किसी में Q कम हो रहा है तो D बढ़ रहा है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते Q इंटू डी का गुणा किसमें ज्यादा है। देखो आगे क्या बोला है कि यौगिक का द्विध्रुव आगुण बंध की ध्रुवणता के अतिरिक्त आकृति पर भी निर्भर करता है। आकृति पर निर्भर करेगा ही ना। जैसे देखो, जैसे मान लो इस तरह की शेप है TBP, है ना। TBP में क्या होगा कि अगर ये सभी लोग एक जैसे हैं, जैसे मान लो PCl5 है तो सब एक दूसरे के बंध आगुण को कैंसिल कर देंगे, है ना। बंध में बहुत ज्यादा ध्रुवणता थी बट ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ओवरऑल जो अणु होगा वो अध्रुवीय हो जाएगा। तो इसके आकृति पर भी निर्भर कर रहा है कि आकृति कैसी है, उससे भी बंध की ध्रुवणता से ही डिसाइड नहीं होगा। ओवरऑल अणु ध्रुवीय होगा अध्रुवीय होगा, उसके आकृति पर भी निर्भर करता है। अगर आकृति इतनी सममित है कि सारी बंध की ध्रुवताएं, बंध आगुण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सममित अणु का द्विध्रुव आगुण सदैव शून्य होता है। सममित अणु निम्न दो परिस्थितियों को पूर्ण करते हैं। केंद्रीय परमाणु समान समूह से बंधित हो, केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होना चाहिए। देखो अगर कोई सममित संरचना है, जैसे ये हो गई एकदम सममित है, या फिर ऐसी संरचना बना दी ये सममित है, या फिर ऐसी संरचना बना दी ये सममित है ना। इस तरह की सममित संरचनाएं हैं, या फिर इस तरह की संरचना बना दी ये सममित है। कैसी कैसी संरचना है, ये TBP है, ये टेट्राहेड्रल है चतुष्फल की है, ये ऑक्टाहेड्रल है अष्टफल की है, ये त्रिभुजीय क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, ट्राइंगुलर प्लेनर, है ना, त्रिकोणीय समतलीय है। तो अगर ऐसी सममित संरचनाएं हैं और केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ जो लोग जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, पांचों तरफ जो लोग जुड़े हैं, या फिर इसमें जो चारों तरफ जो लोग जुड़े हैं, या फिर इधर छहों तरफ जो लोग जुड़े हैं, या फिर इसके तीनों तरफ जो लोग जुड़े हैं, वो समान होने चाहिए और कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो म्यू 0 हो जाएगा। जैसे मान लो BF3 है, यहाँ तो B और तीनों तरफ F, तो म्यू 0 हो गया। CCl4 है, C चारों तरफ Cl तो म्यू 0 हो गया। PCl5 P पांचों तरफ Cl तो म्यू 0 हो गया। SF6 तो म्यू 0 हो गया। कि जो साइड में जो लोग जुड़ रहे हैं, वो सारे परमाणु या समूह वो सेम होना चाहिए और कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो म्यू 0 हो जाएगा। देखो वो सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, CCl4 CH4 BF3 CO2 PCl5 SF6 XeO4। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये सारी संरचनाएं बनाना सीखा। इन संरचनाओं की क्या खासियत है कि जो बंधित परमाणु या बंधित समूह है वो सेम है, इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है, संरचना बन रही है वो सममित संरचना है, इस वजह से इनका म्यू 0 है। दूसरा, असममित यौगिक का द्विध्रुव आगुण सदैव 0 से अधिक होता है, मतलब 0 नहीं होता है। द्विध्रुव आगुण होगा पॉजिटिव में ही बट वो 0 नहीं होगा अगर असममित है तो। अब संरचना को देख के सममित है या नहीं वो आपका आइडिया लग सकता है। जैसे देखो सिंपल सी कहानी है, सममित वाली कंडीशन आपको पता चल गई। सममित वाली कंडीशन क्या है कि चारों तरफ बंधित परमाणु या समूह सेम होना चाहिए, दूसरा कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर है तो म्यू 0 नहीं होगा, या फिर संरचना सममित नहीं है तो म्यू 0 नहीं होगा। उसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, जैसे अमोनिया है, अमोनिया में आपको पता है लोन पेयर होता है, लोन पेयर है तो नहीं होगा 0। वाटर है, वाटर में लोन पेयर है तो नहीं होगा 0। जैसे अमोनिया में कैसा होगा, NH इधर लोन पेयर। तो देखो लोन पेयर का जो आगुण होता है हमेशा लोन पेयर से दूर की तरफ होता है, मतलब इधर की तरफ। NH कैसे होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ज्यादा है, तो ये क्या 0 लग रहा है, नहीं, ये तो एक दिशा में भाग रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, म्यू समानुपाती है केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता या केंद्रीय परमाणु के घेरे हुए परमाणु। देखो केंद्रीय परमाणु या फिर बंधित परमाणु की जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी म्यू उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा अगेन ये जनरल रूल है ना, हार्ड रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा ही होगा। केंद्रीय परमाणु या बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता इतनी बढ़ती जाएगी म्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। देखो सिंपल है, विद्युत ऋणता इतनी ज्यादा बढ़ेगी पृथक आवेश का परिमाण उतना ज्यादा होगा, क्योंकि पृथक आवेश का परिमाण इसी बात पर निर्भर कर रहा है कि विद्युत ऋणता का अंतर कितना ज्यादा है।
तो जैसे देखो CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3, इनमें क्या सीन है कि भाई केंद्रीय परमाणु तो समान है, कार्बन कार्बन। बंधित परमाणु में FClBrI, F की विभिन्नता ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा हो गया म्यू, I की सबसे कम है तो यहाँ सबसे कम हो गया। यौगिक के विपक्ष समावयवी मतलब ट्रांस का द्विध्रुव आघूर्ण केवल तभी शून्य होता है जब कार्बन से जुड़े हुए A और B निम्न रूप में हो। देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर इस तरह का ट्रांस है ना तो म्यू 0 होगा, मतलब 2A हो और 2 ही B हो। इस तरह का सिस है तो म्यू 0 नहीं होगा, मतलब 2A और 2B। जैसे 2A हो गए मतलब मिथाइल, 2B हो गए मतलब H, तो म्यू 0 नहीं है क्योंकि ये सममित नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे ना द्विध्रुव आघूर्ण। इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। इसमें इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका म्यू 0 हो गया। तो देखो अगर 2A और 2B टाइप में सिस ट्रांस बनता है, मतलब इस तरह का ट्रांस और इस तरह का सिस होता है, तो इस तरह के ट्रांस में म्यू 0 होगा। ठीक है, जैसे और भी यहाँ पे भी वैल्यू लिखी हुई है। आगे बोला है यदि दोनों परमाणु समान नहीं है तो म्यू विपक्ष समावयवी का शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मान लो इस तरह का ट्रांस में बनाऊं, FCl FH, ये ट्रांस है ऐसा, क्योंकि F और F अपोजिट साइड में तो ट्रांस है, बट इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। देखो ये दोनों तो एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देंगे, बट अच्छा Cl इधर की तरफ आएगा एरो, F की तरफ आएगा एरो F की तरफ है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देंगे, बट ये दोनों एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी नहीं है ट्रांस में 0 ही हो हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण, 0 तब होता है जब 2A और 2B इस तरह का ट्रांस हो। तो यदि परमाणु रेखीय आघूर्ण रखता है तो ट्रांस समावयवी का म्यू 0 होता है। यदि समूह रेखीय आघूर्ण रखता है तो ट्रांस समावयवी का म्यू 0 होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो यहां पे जैसे मैंने ट्रांस समावयवी बनाया F F H और H, इसका म्यू 0 था। ठीक है, क्योंकि F F एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इस टाइप का ट्रांस था। ऐसा ही ट्रांस में यहां पर बनाया है A A B B, बट इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है क्योंकि ये रेखीय आघूर्ण नहीं रख रहा है। मतलब कि ये ऐसा कुछ है CO COO OH CO COOH, ये H ये H। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण इसके द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर दे, क्योंकि इसके लोन पेयर की दिशा इसके लोन पेयर की दिशा एक दूसरे की अपोजिट दिशा में और वो एक दूसरे को कैंसिल करे, ये जरूरी नहीं है। तो वो नहीं हो रहा है कैंसिल, तो म्यू भी 0 नहीं होगा। ठीक, द्विप्रतिस्थापी बेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण जब दोनों समूह इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो, मतलब दो समूह जुड़े हैं, दोनों ही या तो EWG है या ERG है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा का अंडर रूट। थीटा क्या है, उनके बीच में कोण है, x और y के बीच में। देखो अगर वो पैरा पर हुआ तो कोण 180 हो गया, वो पैरा पे हुआ तो कोण 180 हो गया, वो ऑर्थो पे हुआ तो 60, मेटा पे हुआ तो ये कोण 120 हो गया। और μ1 μ2 क्या है, μ1 x की वजह से द्विध्रुव आघूर्ण है, μ2 y की वजह से द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा होता है ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। क्यों? क्योंकि पैरा में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मेटा में थोड़े कम कैंसिल करेंगे, ऑर्थो में सबसे ज्यादा कैंसिल कर देंगे। मतलब कुछ ऐसा है, जैसे मान लो दोनों ही ग्रुप CN लग गए, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, एक दूसरे के सापेक्ष पैरा पर है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे, इसका द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट मेटा में एक दूसरे को उतने कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ऑर्थो में और भी कम कैंसिल कर पाएंगे, इसलिए ऑर्थो का यहाँ पर सबसे ज्यादा है। फिर आगे बोला XY समान हो तथा दोनों परमाणु हो, मतलब कोई समूह नहीं है, परमाणु है, तो पैरा का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। मतलब अगर वो समूह नहीं है, परमाणु है, तो एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को बिल्कुल 100% कैंसिल कर देंगे, तो पैरा का 0 हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि समान हो, रेखीय आघूर्ण रखते हो तो भी पैरा का 0 होगा। देखो समझो बात को, वापस वही बात आ रही है।
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया एग्जांपल CN का, CN होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर, तो बिल्कुल रेखीय एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट जैसे मान लो OH है, सपोज करो OH है, OH, OH। अब ये जो दो लोन पेयर है ना, इन दो लोन पेयर की दिशा एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, वो तो कोई अलग कहानी है ना। तो ये लोन पेयर इधर भाग रहा है, ये लोन पेयर इधर भाग रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोन पेयर इधर भागे, ये इधर भागे, ठीक है। तो अगर रेखीय आघूर्ण है तो पैरा वाला किसी समूह की सिचुएशन में भी जीरो हो सकता है, बट रेखीय आघूर्ण नहीं है, रेखीय नहीं है आघूर्ण। ये ऐसा है, OH का ये इधर जा रहा है, ये लोन पेयर इधर भाग रहे हैं, ये इससे इधर ले रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अगर रेखीय आघूर्ण नहीं होगा तो फिर वो जीरो नहीं होगा, बट अगर रेखीय आघूर्ण है तो वो जीरो हो जाएगा, और परमाणु होगा तो भी पैरा का जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि रेखीय आघूर्ण है तो जीरो हो जाएगा। यदि समान समूह और अरेखीय आघूर्ण है तो पैरा का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जैसे OH है, वो तो OH में O के पास लोन पेयर है, COOET में भी O के पास लोन पेयर है, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे 100%, इसलिए पैरा का शून्य नहीं होगा। तो पैरा का शून्य कब कब होगा? जब X और Y जुड़े हैं, X Y दोनों ही या तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं या इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, दोनों ही या तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और दोनों ही अगर परमाणु है X और Y, समान परमाणु है ना, तो पैरा का शून्य हो जाएगा। या फिर दोनों रेखीय आघूर्ण रखते हैं तो पैरा का शून्य हो जाएगा। अरेखीय आघूर्ण में पैरा का शून्य नहीं होगा।